जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज आप सभी को ध्रुव स्वामिनी नाटक की समीक्षा पर चर्चा करेंगे, जो जयशंकर प्रसाद की एक महान रचना है। दोस्तों, इसमें हम आप सभी को नारी जागरण की चेतना, अयोग्य और भ्रष्ट शासक से मुक्ति, यथार्थपरक जीवन दृष्टि और महत्वपूर्ण कथन जो है उस पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आइए हम आप सभी को इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है विक्रम भारती और मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैं द्वितीय सेमेस्टर का छात्र हूं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। ध्रुव स्वामिनी का प्रतिपाद्य। दोस्तों, इस वीडियो में अब पहले हम आपको बता दें, प्रतिपाद्य का अर्थ क्या होगा। जो प्रतिपादन योग्य हो, जो दिया जाने योग्य हो। इसमें हम दोस्तों 3 पॉइंट पर बात करेंगे। इसमें पहले हम प्रस्तावना बताएंगे, उसके बाद में पहला पॉइंट है हमारा नारी जागरण की चेतना, दूसरा है अयोग्य और भ्रष्ट शासक से मुक्ति, तीसरा पॉइंट है यथार्थपरक जीवन दृष्टि और चौथे नंबर पे हम निष्कर्ष की बात करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। प्रस्तावना की बात करें तो बहुमुखी प्रतिभा संपन्न श्री जयशंकर प्रसाद हिंदी के सर्वश्रेष्ठ नाटककार माने जाते हैं। ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी उनकी बहुचर्चित नाट्यकृति है, जिसकी कथा वस्तु गुप्त वंश के यशस्वी सम्राट समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल से संबंधित है। नाटक की भूमिका में प्रसाद जी ने इसकी ऐतिहासिकता के प्रमाण दिए हैं। उनके अनुसार विशाख दत्त द्वारा रचित संस्कृत नाटक देवी चंद्रगुप्त के यहाँ नाटक अंकित है, जिसमें ध्रुव स्वामिनी का पुनर्विवाह चंद्रगुप्त के साथ हुआ बताया गया है। इतिहास को अपने नाटकों का विषय बनाने के लिए पीछे प्रसाद का उद्देश्य इतिहास की घटनाओं को दोहराना नहीं था। इतिहास को वे वर्तमान के लिए आदर्श संगठित करने के लिए अत्यंत लाभदायक मानते थे। वर्तमान के निर्माण में इतिहास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अतः वर्तमान के समस्याओं के लिए समाधान खोजने के इतिहास का अध्ययन और अन्वेषण बड़ा उपयोगी सिद्ध होता है। प्रश्न यह उठता है कि इतिहास सम्मत प्रमाणों और तर्कों के आधार पर कथा वस्तु और के विकास द्वारा लेखक क्या संदेश देना चाहता है। ध्रुव स्वामिनी के माध्यम से वह आधुनिक जीवन के किन सार्थक संदर्भों को उद्घाटित करना चाहता है, उनकी हमारे वर्तमान जीवन में क्या प्रासंगिकता है। अब हम पहले पॉइंट पे बात करें, नारी जागरण की चेतना। इसमें भारतीय राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम के साथ जनमानस में व्याप्त नव जागरण की चेतना के अभिव्यक्ति को प्रसाद ने अपने अन्य नाटकों की भांति इस नाटक में भी वाणी दी है। राजनीति स्वतंत्रता के साथ साथ मानवीय स्वतंत्रता की मांग प्रसाद युग का प्रबल स्वर था। हर तरह के रूढ़िवाद से मुक्ति की भावना और मनुष्य होने के नाते व्यक्ति के सम्मान की भावना को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। युग कि हर चेतना प्रसाद के साहित्य में अपनी पूरी गति के लय के साथ संपादित हुई थी। नारी मुक्ति के प्रश्न को वे अपने नाटकों के आरंभ से ही किसी न किसी रूप में उठाते रहे थे। नारी जीवन को उन्होंने विभिन्न कोणों से जांचने का प्रयास किया था। स्त्रियों के संबंध में नवीन विचारों को प्रकट करते रहने के अतिरिक्त प्रसाद मानवतावादी दृष्टि को भी अपने सभी नाटकों में स्थान पर समाहित करते रहे हैं। यह इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ध्रुव स्वामिनी में उन्होंने नारी के सामाजिक शोषण के प्रश्नों को केंद्रीय संवेदना के रूप में रखा है। समय की इस कठोरतम समस्या को उठाना और उसका समाधान खोजना ही ध्रुव स्वामिनी नाटक का प्रमुख प्रतिपाद्य है। और आगे हम बात करें दोस्तों, स्त्री के सम्मान और अधिकारों की मांग यहाँ विविध पात्रों द्वारा बड़े स्पष्ट शब्दों में की गई है। ध्रुव स्वामिनी नाटक युगों से पुरुषों द्वारा स्त्रियों पर हो रहे अत्याचार का खुलकर विरोध करती है। उसके निम्नांकित कथन उसका प्रमाण है। अब ध्रुव स्वामिनी का एक कथन दोस्तों हम बात करते हैं। पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी संपत्ति समझकर उस पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है। वह मुझ पर नहीं चल सकता। पराधीनता की एक परंपरा सी उनकी नस नस में, उनकी चेतना में न जाने किस युग से घुस गई है, उन्हें समझकर भी भूल करनी पड़ती है। तीसरा कथन है दोस्तों, इतना बड़ा उपहास धर्म के नाम पर स्त्री की आज्ञाकारिता की यह पैशाचिक परीक्षा मुझसे बलपूर्वक ली गई। पुरुषों की प्रभुता का जाल मुझे अपने निर्दिष्ट पर ले ही आया। ध्रुव स्वामिनी के कथन के उपयुक्त अंश लेखक के दृष्टिकोण के कई पक्ष हमारे सामने रखते हैं। सबसे पहले कथन में ध्रुव स्वामिनी स्त्रियों को पुरुषों की बराबरी का दर्जा न मिलने की स्थिति का विरोध करती है। पुरुष सुख सुविधा के लिए स्त्रियों से जो
मनमाना व्यवहार करता है, उसे निर्जीव वस्तुओं या बेबस पशुओं की तरह अपने उपभोग की वस्तु मानता है, उसे सहन करने को ध्रुव स्वामिनी तैयार नहीं है। इस तरह वह पुरुषों की उपभोगवादी प्रवृत्ति का विरोध करती है। दूसरे कथन में वह कहती है, मैं उस मनोभूमि की चर्चा करती है जिसमें कारण स्त्रियां अपने आप को पुरुषों के समकक्ष समझने का साहस नहीं कर पाती। इतने लंबे समय से पुरुषों को उनसे श्रेष्ठ सिद्ध किया जा रहा है कि अब ये बराबरी की किसी मांग को पेश करने की ज़रूरत भी नहीं समझ पाती। उनके मन मस्तिष्क में यह बात युगों से चली आती एक परंपरा की भांति घर कर गई है कि वे पुरुषों के अधीन हैं और इस अधीनता को वे सहजता से स्वीकार कर लेती हैं। तीसरे अंश में दोस्तों में धर्मशास्त्रों के उस रूढ़िवाद का विरोध है जिसके द्वारा विवाह के नाम पर स्त्री को इस हद तक पुरुष के अधीन बना दिया जाता है कि उसे हर स्थिति में पुरुष की आज्ञा माननी पड़ती है, भले ही वह आज्ञा कितनी ही अमान्य, अन्याय और अनाचारपूर्ण, कितनी ही अकरूण और ममता रहित या कितनी ही नृशंस क्यों न हो। चौथे अंश में पुरुष के प्रभुत्व के इस कुटिल जाल से मुक्ति का संकेत है। स्त्री के उस आत्मविश्वास का स्वर है जिसके बल पर वह समस्त रूढ़ियों को साहसपूर्वक तोड़ देती है। इस बदलती हुई मानसिकता को पुष्ट और व्यापक रूप प्रदान करने के लिए मंदाकिनी जैसे पात्र की सृष्टि की गई है। विवाह और धर्म के विधान के नाम पर स्त्रियों की स्वतंत्रता और अधिकारों के हनन पर प्रश्न चिन्ह लगाती हुई वह पूछती है कि यदि स्त्री की विपत्ति में हो तो इस धार्मिक विधान के अंतर्गत उसके लिए कोई सहारा है या भी नहीं। जिन स्त्रियों को धर्म बंधन में बांधकर अपनी संपत्ति के बिना आप उनका अधिकार छीन लेते हैं, उन तब क्या धर्म के पास कोई प्रतिकार, कोई संरक्षक नहीं छोड़ते हैं जिसके वे स्त्रियां आपत्ति के अवलंब मांग सकें? क्या भविष्य में सहयोग की कोरी कल्पना से भी उन्हें आप संतुष्ट करने की आज्ञा देकर विश्राम ले लेते हैं? यह मंदाकिनी का कथन है। मंदाकिनी का यह कथन स्त्री के सामाजिक स्थिति के संबंध में कई मूलभूत प्रश्नों को उभारता है। विवाह को एक धर्म बंधन मानना या विवाह के परिणाम स्वरूप स्त्री का अपनी स्वतंत्रता या अपना कोई अधिकार न रहना, स्त्री का अपने पति के अधीन होना, उसे अपनी इच्छा अनिच्छा, सहमति असहमति व्यक्त करने की कोई सुविधा प्राप्त न होना आदि। मंदाकिनी धर्मशास्त्र प्रणीत निर्मित इन रीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाती हुई मांग करती है कि विवाह के नाम पर यदि कोई स्त्री को संरक्षण या सहयोग नहीं मिलता तो उस आपात स्थिति में धर्म उनकी सहायता या रक्षा की क्या व्यवस्था करता है? क्या धर्म केवल उनके अधिकारों को छीनने के लिए ही है या उन्हें कोई सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी है? यदि वह उन्हें कोई सुरक्षा प्रदान करता है तो उस सुरक्षा की व्यवस्था कौन सही है? इस प्रश्नों के माध्यम से वह धर्म के नियामक राज पुरोहित को प्रेरित करती है कि धर्मशास्त्रों के प्रगतिशील पक्ष की तलाश करे और ध्रुव स्वामिनी को उसका अधिकार प्रदान करे। स्त्री पुरुष की समानता की मांग मंदाकिनी के अन्य कथन में भी करती है। भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न करके ही अधिकारों से वंचित नहीं किया है, किंतु तुम लोगों की 10वीं वृत्ति ने उन्हें लूटा है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में प्रसाद का उद्देश्य स्त्री की परंपरागत पिछड़ी हुई दृष्टि या मध्ययुगीन बोध का खंडन करके आधुनिक भावबोध की स्थापना करना है। इसलिए मंदाकिनी और ध्रुव स्वामिनी स्त्री के स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा के उपयुक्त ढंग से मांग करती है और सामाजिक संबंधों के व्यवस्थापकों को विवश करती है कि वे स्त्रियों की अपेक्षित अधिकार उन्हें प्रदान करें। वे परिस्थितियों से संघर्ष करती हैं और उन्हें अपने अनुकूल मोड़ती हैं। नारी हृदय के कोमलतम पक्ष के प्रतिनिधि पात्र कोमा में यह संघर्ष दूसरे ढंग से व्यक्त हुआ है। वो अपने अधिकार की रक्षा की अपेक्षा करती है, सकराज के सही मार्ग दिखाने का प्रयास करती है। सकराज द्वारा उपेक्षित और अपमानित होकर जीने के बजाय वह उससे अलग मार्ग चुनना पसंद करती है। अपने आंसुओं से सींची हुई दुलार भरी वल्लरी को झटकती हुई कहती है, मेरा नाम न लो। वह एक पीड़ा थी जो छूट गई, उसकी कसक भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। राजनीति प्रतिशोध के लिए ध्रुव स्वामिनी का सम्मान नष्ट करने का विरोध कोमा और मिहिर देव दोनों करते हैं। दोनों ही उस मध्ययुगीन दृष्टि का विरोध करते हैं जिसमें स्त्री को केवल भोग की वस्तु समझकर उससे चाहे जब जैसा व्यवहार किया जा सकता था। नाटक के निम्नलिखित अंश पर ध्यान दें।
इसमें सकराज बोलते हैं, आचार्य रामगुप्त का दर्पदलन करने के लिए मैंने ध्रुव स्वामिनी को उपहार में भेजने से उसे आज्ञा दी थी। आज रामगुप्त की रानी मेरे दुर्ग में आई है, कोमा को इससे आपत्ति है। मिहिर देव गंभीरता से जवाब देते हैं, ऐसे काम में आपत्ति तो होनी ही चाहिए राजा। स्त्री का सम्मान नष्ट करके तुम जो भयानक अपराध करोगे उसका फल क्या अच्छा होगा, और भी यह अपनी भावी पत्नी के प्रति तुम्हारा अत्याचार नहीं होगा। यहाँ स्त्रियों पर अत्याचार को लेखक ने कई बिंदुओं को उठाया है। शत्रु के गर्व को चूर करने के लिए उनकी पत्नी को उपहार स्वरूप मांगते समय अपने और शत्रु के गर्व की ओर तो ध्यान दिया है, किंतु जिस स्त्री को उपहार स्वरूप मांगा गया है उस स्त्री के सम्मान की कोई परवाह नहीं की गई। वह तो जैसे भोग की वस्तु है जिसकी अपनी कोई प्रतिष्ठा ही नहीं। दूसरी ओर अपनी भावी पत्नी अर्थात कोमा की भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। यह ख्याल ही नहीं कि ऐसा करने से कोमा का भी अपमान हो रहा है। स्त्री के सम्मान की कोई परवाह न करने की इस सामंती प्रवृत्ति को प्रसाद ने यह रामगुप्त और सकराज दोनों के माध्यम से प्रस्तुत किया है और पूरा नाट्य विधान स्त्री के प्रति इस अपमानपूर्ण व्यवहार के रूप में खड़ा किया है। यहाँ पर ध्रुव स्वामिनी नाटक के प्रमुख उद्देश्य स्त्री की स्वाधीनता और समता को, उनके सम्मान और अधिकारों की रक्षा की जरूरत को उजागर करना है। इसके लिए प्रसाद ने अपने समय और समाज के व्याप्त कुछ ज्वलन प्रश्नों को नाटक का प्रमुख विषय बनाया है। पहला प्रश्न तो यह स्त्री के ऐसे विवाह से मुक्ति जो उसकी इच्छा के बगैर हुआ हो और उसके कारण उसका विवाह असह्य हो गया हो, जो पति अपने पत्नी को उसके सहज अधिकार प्रदान नहीं करता, उसके सम्मान और मर्यादा की रक्षा नहीं कर सकता, उसे उपहार में किसी अन्य व्यक्ति को दे देता है, उसका अपनी पत्नी पर कोई अधिकार नहीं है। ऐसी हालत में स्त्री अपने नारकी जीवन से मुक्ति पा सकती है। उनका विवाह विच्छेद हो सकता है, यानी उसे तलाक मिल सकता है। इसके साथ ही प्रसाद ने बहुपत्नी प्रथा का भी विरोध किया है। सकराज द्वारा ध्रुव स्वामिनी को उपहार स्वरूप प्राप्त करके अपने अंतःपुर में रखने का कोमा विरोध करती है और सकराज के प्रेम में को झटक कर चली जाती है। मिहिर देव की सकराज से कहते हैं कि यह अपनी भावी पत्नी के प्रति तुम्हारा अत्याचार होगा। यह पूरा प्रसंग बहुविवाह की प्रथा के विरोध में खड़ा है। इसके अतिरिक्त यहाँ लेखक ने अपने समय के एक और सुधार आंदोलन की मुखरित किया है। भावनामय प्रेम की प्रति कोमा संपूर्ण निराशा, निष्पीड़न और उपहास को प्रतिपादन के रूप में पाकर भी अंत में सकराज का शव लेने जाती है। ध्रुव स्वामिनी उसे शव ले जाने की अनुमति देती है, किंतु वह कोमा के इस दृष्टिकोण को सहजता से स्वीकार नहीं करती। मंदाकिनी के कहने पर कि स्त्रियों के इस बलिदान का भी कोई मूल्य नहीं, ध्रुव स्वामिनी कहती है कि यह स्त्रियों के एक भूल है, भ्रम है, और इस भ्रम के मूल में है पराधीनता की वह भावना जो उसकी नस नस में समाई हुई है। उसी के कारण वे जानबूझकर भूल करती हैं। इस घटना से लेखक ने उस मध्ययुगीन मानसिकता का विरोध किया है जो सती प्रथा का गौरवपूर्ण ठहराती थीं। इस तरह अपने समय के स्त्री सुधार आंदोलनों के चार पक्ष ध्रुव स्वामिनी के प्रतिपादन में रूप में सामने आए हैं। पहला पॉइंट है स्त्रियों के तलाक पाने का अधिकार, दूसरा पुनर्विवाह का अधिकार, तीसरा है पुनः बहुविवाह का विरोध, चौथा सती प्रथा का विरोध है। अब दूसरे पॉइंट की बात करें दोस्तों, दूसरे पॉइंट पे है हमारा अयोग्य और भ्रष्ट शासक से मुक्ति। भ्रष्ट शासक से मुक्ति के लिए ध्रुव स्वामी नाटक इस तथ्य को रेखांकित करता है कि जब शासन की बागडोर अपने किसी अयोग्य व्यक्ति के हाथ में चली जाती है तो जन सामान्य के हित असुरक्षा को हो जाते हैं। आंतरिक अव्यवस्था तो रहती ही है, विदेशी आक्रमणों का संकट भी उभर आता है और पराधीनता का द्वार खुल जाता है। अयोग्य व्यक्ति अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए किसी भी तरह की भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में नहीं चूकता। वह तो रामगुप्त की भांति कहता है, जिसकी भुजाओं में वह बल हो उसके मस्तिष्क में तो कुछ होना ही चाहिए, भले ही यह कुछ कितना ही अनीतिपूर्ण क्यों न हो। इस तरह का निरंकुशता अराजकता की इस स्थिति से नवजागरण की चेतना का स्वर प्रबल होता है और स्वाधीनता की रक्षा की मांग सर्वोपरि मूल्य के रूप में प्रस्तुत होती है। मुक्ति की इस चेतना से राष्ट्रव्यापी स्वाधीनता आंदोलन के स्वर के साथ संपृक्त किया गया है।
राजा के कर्तव्यों और अधिकारों को परिभाषित करने के साथ साथ यथास्थितिवाद का खंडन करते हुए आमूल्य परिवर्तन की मांग की गई है। राजा के कर्तव्यों और अधिकारों के प्रश्न को उठाया गया है और इस प्रश्न को जनमत के परिप्रेक्ष्य में विवेचित विश्लेषित किया गया है। मंदाकिनी समय समय पर यह मुक्तिकामी क्रांतिकारी स्वर लेकर उभरती है। मुखों ने स्वार्थ के लिए साम्राज्य के गौरव का सर्वनाश करने का निश्चय कर लिया है। राजा का भय मंदा का गला नहीं घोट सकता। राजा अपने राष्ट्र की रक्षा करने में असमर्थ है, तब भी उस राजा की रक्षा होनी चाहिए। अमात्य यह कैसी व्यवस्था, तुम मृत्युदंड के लिए उत्सुक, महादेवी आत्महत्या करने के लिए प्रस्तुत, फिर यह हिचक क्यों? एक बार अंतिम बल से परीक्षा कर देखो, बचोगे तो राष्ट्र और सम्मान भी बचेगा, नहीं तो सर्वनाश। इस तरीके से चंद्रगुप्त का कथन होता है। इस परिषद में मेरा प्रार्थना है कि आर्य समुद्रगुप्त का विधान तोड़कर जिन लोगों को राज्य के विष किया है उन्हें दंड मिलना चाहिए। अयोग्य शासक की व्यवस्था का प्रश्न चिन्ह, राष्ट्र के सम्मान और स्वाभिमान के प्राण अर्पित करने की मांग, अक्षम और अपराधी शासक को दंडित करने की मांग प्रसाद के समय के सर्वाधिक ज्वलंत प्रश्न थे, जो इस नाटक की मूल समस्याओं के रूप में उभर कर आए हैं। राष्ट्र की रक्षा और अयोग्य शासक को पदच्युत करने के राज्य परिषद के अधिकार को भृगुस्वामिनी के प्रतिपादित किया गया है। साथ ही प्राण लगाकर राष्ट्र की सेवा में समर्पित होने की प्रेरणा दी गई है। मंदाकिनी और चंद्रगुप्त दोनों पात्र इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही है। अन्याय सहने वाले, अहिंसावाद का विरोध करते हुए कर्म सौंदर्य की प्रतिष्ठा करने वाली यह जीवन दृष्टि राजनीतिक क्षेत्र में तिलक युग का प्रतिनिधित्व करती है। इस तरह यह मानवतावादी जीवन दर्शन की स्थापना करते हुए आमूल परिवर्तनवाद की मांग करती है, मानव मुक्ति का संदेश देती है। तीसरा पॉइंट की बात करें दोस्तों, तीसरा पॉइंट है हमारा यथार्थपरक जीवन दृष्टि। भृगुस्वामिनी नाटक प्रसाद की यथार्थपरक जीवन दृष्टि को प्रस्तुत करता है। व्यक्ति और राष्ट्र की समस्याओं का समाधान बुद्धिपरक चेतना से दिया गया है। भाववाद का खंडन करते हुए तर्क और यथार्थ की पुष्टि की गई है। भृगुस्वामिनी बुद्धिवादी स्त्री को है जो अपनी विकट समस्याओं से जूझती है और रास्ता निकालती है, उनसे पलायन नहीं करती। स्त्री व्यक्तित्व के कोमल पक्ष के प्रतीक कोमा भी अपनी पूरी संवेदनात्मक हलचल के बावजूद साम्राज्य के गलत कामों से समझौता नहीं करती है। राजा, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, मैं तो दर्प की दीप्ति तुम्हारी महत्वमयी पूर्व पूर्ति की पुजारिन थी, जिसमें पृथ्वी पर अपने पैरों से खड़े रहने की दृढ़ता थी। इस स्वार्थ मलिन कलुष भरी मूर्ति से मेरा परिचय नहीं। इस तरीके से नाटक में कथन कोमा का होता है। उसके बाद में हम दोस्तों निष्कर्ष की बात करते हैं। निष्कर्ष इस प्रकार, भृगुस्वामिनी नाटक में हर तरह के रूढ़िवाद और रीतिवाद का खंडन करते हुए मानवतावादी मूल्यों की स्थापना की गई है। सामंतीय भोगवाद और व्यक्तिवाद का विरोध करते हुए लोक जागरण की परंपरा में स्वच्छंदतावादी दलों की महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा करना, परंपरा के मूल्यवान अंतःसूत्रों की खोज करना है। आधुनिक युग के प्रश्नों का समाधान परंपरा के प्रगतिशील ग्राहक पक्षों द्वारा कराया गया है। इस तरह जाति अस्मिता की पहचान कराने का प्रयास किया गया है। दोस्तों, आज के लिए वीडियो इतना ही। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और उसके बाद में अगर आप सभी को ये वीडियो की जो है PDF जरूर होगी तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आप सभी को ये वीडियो का PDF प्रोवाइड कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।